सदियों से जिसकी यात्रा जारी है, कोई नहीं जानता कि उसकी यात्रा कब और कहां से शुरू हुई। शुरुआत में क्या उसका नाम था, किसको वो सबसे पहले मिला था। लिखित इतिहास की भी एक हद होती है कि सिर्फ एक हद तक ही ये तथ्यों को यानी ऐतिहासिक फैक्ट्स को अपने अंदर समा सकता है। जब कोई फैक्ट इस हद से बाहर रह जाता है तो वो मौखिक इतिहास की शक्ल लेकर हमारे सामने आता है। अब ये हमारी मर्जी पर निर्भर करता है कि हम उसको माने या अमान्य कर दें। लेकिन चूंकि हमारे पास दूसरा कोई ऑप्शन नहीं होता इसके अलावा कि जो हमारे सामने मौजूद है हम उसको ही हाँ कह दें, वरना हमारी ना से भी उसको कोई फर्क नहीं पड़ने वाला। हिंदुस्तान का जितना इतिहास लिखित रूप में और फैक्ट्स पर आधारित है उसका कई गुना मुंह जुबानी मौजूद है, क्योंकि हम हिंदुस्तानी हैं। हम अगर किसी ऑफिस में जाकर काउंटर पर बैठे क्लर्क को अपनी अर्जी देकर कहें कि जनाब ये लीजिए अर्जी और हमारा काम कर दीजिए, तो वो आपकी अर्जी को साइड में टेबल पर कहीं रख देगा और आपसे पूछेगा कि काम बताइए जनाब क्या है। जिस काम को भाषा की पूरी मर्यादाओं के साथ हम उस अर्जी में लिख कर लाए थे उसको पढ़ने की जहमत भी वो नहीं उठाएगा। शुरुआत में हमने किसी चीज के यात्रा करने का जिक्र किया और वो चीज थी एक हीरा। नाम भी हम सबका जाना पहचाना है, कोहिनूर। कब, कहां और किसे ये पहली बार मिला, दर्ज इतिहास में इसका कोई फैक्चुअल रिकॉर्ड नहीं मिलता, सब सुनी सुनाई बातें हैं। हिंदुस्तान की धरती से कोहिनूर को जाते हुए अंग्रेज अपने साथ ले गए और वहां जाकर अपनी रानी के मुकुट में जड़ दिया। इस हीरे की कई खासियत है। सदियों पुराने इस डायमंड के बारे में आपको जानकर अचंभा हो सकता है कि आज तक ये कभी बिका नहीं, या यूं कहें कि इसको किसी ने आज तक खरीदा नहीं। दूसरी बात, ये हीरा जिसके पास भी गया उसके अच्छे दिन आए, लेकिन 2024 के भारत के चुनाव नतीजों की तरह उसके बुरे दिन भी शुरू हो गए और फिर ऐसे हुए कि बर्बादी पर ही जाकर रुके। मेरी बात का अगर आपको यकीन ना हो तो इतिहास खोज कर पढ़ लीजिए कि किस किस के हाथों से होकर गुजरा कोहिनूर। हम तो अपनी आगे आने वाली वीडियोज में इसके बारे में आपको बताते ही रहेंगे। बहरहाल आज बात करेंगे जब ये हीरा शेरे पंजाब महाराजा रणजीत सिंह ने कैसे हासिल किया, और देंगे आपको ब्यौरा आंखों देखे इतिहास का, जो आपकी आंखों के आगे से एक फिल्म की तरह गुजरेगा। बने रहिए हमारे साथ और पूरी वीडियो देखिए, आपको थोड़ा इतिहास का ज्ञान मिलेगा और मजा भी आएगा। दोस्तों नमस्कार, मैं राकेश सिनवार आपका स्वागत करता हूं महकता इंडिया में। अगर आपने चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो कृपया करके चैनल को सब्सक्राइब कर लें, ताकि आगे आने वाली हमारी वीडियोस और उनका नोटिफिकेशन आपको मिलता रहे। अहमद शाह अब्दाली की मौत के बाद उसके बेटे ने बागडोर संभाली और उसके बाद उसका बेटा यानी कि अहमद शाह का पोता आया, नाम था शाह शुजा। इसको इसी के सौतेले भाई शाह महमूद ने निकाल कर बाहर किया और काबुल के सिंहासन पर आ बैठा। शाह शुजा को परिवार समेत भागना पड़ा। वो पहले अटोक गया और फिर वहां से कश्मीर चला गया, जहां का गवर्नर उस वक्त अता मोहम्मद खान था। अता मोहम्मद ने पहले उसका स्वागत किया, लेकिन फिर उसको धोखा दिया और जंजीरों में जकड़ कर जेल में डाल दिया। उसकी पत्नी और बच्चे पंजाब चले गए और महाराजा रणजीत सिंह के पास शरण मांगी और वो उनको मिल भी गई। उसकी एक बेगम जिसका नाम वफा बेगम था, उसने महाराजा से गुहार लगाई कि उसके पति को कश्मीर में कैद से छुड़ा दे, और बदले में उसने वायदा किया कि वो उनको हीरा कोहिनूर दे देगी जो फिलहाल उनके पास था। महाराजा ने कहा कि चिंता मत करो, तुम्हारे पति को छुड़ा दिया जाएगा। पता चलते ही जल्दी जल्दी में दीवान मोहकम चंद और प्रिंस खड़क सिंह की अगुवाई में महाराजा ने कश्मीर के लिए फौज रवाना कर दी। जम्मू और अखनूर जो कि पहले से ही दरबार के इलाके का हिस्सा थे, वहां पर फौजें तैनात कर दी गई। इसके बाद भीमबेर और राजौरी पर हमला किया और वहां के सरदारों सुल्तान खान और आगार खान को कैप्चर करके लाहौर लाया गया। उधर काबुल के शासक मोहम्मद शाह का वजीर फतेह खान भी कश्मीर पर हमला करने के लिए अपनी फौज के साथ निकल पड़ा और उसने पंजाब में प्रवेश किया। जैसे ही महाराजा रणजीत सिंह को पता चला कि अफगानों ने उनके इलाके में घुसपैठ की है, वो तुरंत अपनी फौज को लेकर रोहतास के किले में पहुंचे। अब वजीर फतेह खान वहां से उनको लांघ कर कश्मीर नहीं जा सकता था। रोहतास का किला एक बहुत ही ऐतिहासिक किला है दोस्तों, ये आज भी मौजूद है लेकिन पाकिस्तान में पड़ता है। महाराजा रणजीत सिंह ने फतेह खान को वहां से एक नोटिस जारी किया कि वो पंजाब में अपने आने का कारण बताए।
तब वजीर ने उनके साथ एक निजी मुलाकात की इच्छा जाहिर की। मुलाकात से पहले अफगानों को भरोसा नहीं था कि महाराजा उनका साथ देंगे या नहीं, इसलिए फतेह खान ने अपने कई भाइयों के साथ जो सभी हथियारों से लैस थे महाराजा से इस इंटेंशन के साथ मिलने का फैसला किया कि अगर महाराजा ने साथ देने से मना किया तो वहीं पर उनकी हत्या कर दी जाएगी। लेकिन महाराजा उनके साथ अभियान पर जाने के लिए सहमत हो गए और ऐसी कोई घटना घटी ही नहीं। लूट को आधा आधा बांटने और 9 लाख रुपए सालाना की ट्रिब्यूट देने पर सहमति हो गई। लाहौर दरबार से 12,000 सैनिकों की आर्मी अफगानों का साथ देने के लिए भेजी गई। फौज की अगुवाई दीवान मोहकम चंद कर रहे थे। दीवान मोहकम चंद ने फतेह खान से पहले पहुंचकर कश्मीर से शाह शुजा को छुड़वाया और लाहौर के लिए रवाना कर दिया। शाह शुजा लाहौर पहुंच गया, लेकिन काबुल का वजीर इस बात से नाराज हो गया और उसने लूट का आधा हिस्सा देने से इनकार कर दिया। महाराजा को पहले से ही अंदाजा था कि ऐसा हो सकता है। उन्होंने अटोक के गवर्नर जहांदाद खान के साथ समझौता करके अटोक के किले पर कब्जा कर लिया। इस किले को भारत का द्वार कहा जाता था दोस्तों। जब वजीर फतेह खान को पता चला तो उसने इसका पुरजोर विरोध किया और पेशावर पहुंचकर महाराजा को संदेश भिजवाया कि अटोक के किले को खाली करो या नतीजे भुगतने को तैयार रहो। उधर शाह शुजा लाहौर पहुंचा तो गाजे बाजे के साथ उसका स्वागत किया गया और सही सलामत उसको उसकी पत्नी वफा बेगम को सौंपकर, जो कि उस वक्त लाहौर की मुबारक हवेली में शरण लिए हुए थी, महाराजा ने अपना वायदा पूरा किया। इसके ठीक अगले दिन कोहिनूर देने के लिए उनके पास संदेश भिजवाया गया, जैसा कि उन्होंने महाराजा रणजीत सिंह से वायदा किया था। तब ना तो शाह शुजा और ना ही वफा बेगम ने इस संदेश का कोई जवाब दिया। इसमें ज्यादा हैरानी की बात नहीं है कि इतनी कीमती चीज को अपने से अलग करने का उनका मन नहीं हुआ होगा दोस्तों, लेकिन कश्मीर के इस अभियान और शाह शुजा को छुड़ाने में दरबार को भारी नुकसान का सामना करना पड़ा था। 1,000 से भी ज्यादा आदमी इस अभियान के दौरान मारे गए थे। शाही खजाने का भी काफी बड़ा हिस्सा इसमें खर्च हो चुका था। ऊपर से लूट में जो आधा हिस्सा मिलने वाला था वो भी नहीं मिला और इसके अलावा सालाना 9 लाख रुपए की आमदनी अब अफगानों की तरफ से आएगी, ये सोचना भी बेवकूफी थी। दोबारा फिर से एक संदेश वफा बेगम को भिजवाया गया, लेकिन उसने ये कहते हुए इनकार कर दिया कि कोहिनूर मेरे पास नहीं है, वो तो कंधार के एक अमीर के पास गिरवी रखा हुआ है। महाराजा जानते थे कि ये झूठ है, फिर भी उन्होंने 3 लाख रुपए एक मुश्त और 50,000 की सालाना जागीर देने का ऑफर दुर्रानी परिवार को कोहिनूर के बदले में दिया। लेकिन इसके बावजूद भी वफा बेगम और ना ही उसका पति शाह शुजा उसको देने पर राजी हुए। अब महाराजा रणजीत सिंह का धैर्य जवाब दे चुका था। उन्होंने संदेश भिजवाया कि कोहिनूर तो देना ही पड़े। दुर्रानी परिवार के निवास स्थान मुबारक हवेली के चारों तरफ भारी तादाद में सैनिकों की तैनाती कर दी गई। अभी तक जिस शाह शुजा को एक शाही अतिथि की तरह से ट्रीट किया जा रहा था वो अब कैदी बन चुका था। जरूरी सामान और राशन की सप्लाई कम कर दी गई और कोतवाल को हुक्म दिया गया कि दुर्रानी परिवार के साथ गिरफ्तार कैदियों की तरह से ट्रीट किया जाए। अब शाह शुजा समझ चुका था कि कोई रास्ता नहीं बचा है, इसलिए अपनी पत्नी द्वारा किए वायदे को पूरा करने के लिए वो राजी हो गया। हीरे की सुपुर्दगी का दिन निर्धारित कर दिया गया। 1 जून 1813 को रणजीत सिंह 600 घुड़सवारों के साथ कोहिनूर लेने के लिए मुबारक हवेली पहुंचे। शुजा ने महाराजा को गले से लगाया और शाही कक्ष में ले गया। दोनों ने एक दूसरे की सेहत और हालचाल के बारे में पूछा और फिर खामोश हो गए। इस लंबी चुप्पी ने महाराजा को बेचैन कर दिया। उन्होंने पास में ही बैठे अपने दरबारियों से धीरे से कहा कि हमारे यहाँ आने की वजह इनको याद दिलाई जाए। तब शाह शुजा ने अपने नौकर की तरफ जनाने से हीरा लाने के लिए इशारा किया। नौकर एक बंडल जैसी चीज लेकर वापस आया, जिसे महाराजा को सुपुर्द कर दिया गया। महाराजा ने उस बंडल को खोला, जिसमें से हीरा बाहर निकला। उन्होंने पहले तो अपनी एक आंख से चारों तरफ से हीरे का मुआयना किया, फिर पास में बैठे हुए भवानी दास को थमा दिया, जो कि शुजा के परिवार के पास इस हीरे को पहले भी देख चुके थे। भवानी दास ने भी हीरे का अच्छी तरह से मुआयना किया और जब वो सहमत हो गए कि ये कोहिनूर ही है तो उन्होंने इसे महाराजा को दे दिया। महाराजा ने उसको दोबारा उसी कपड़े में लपेटा और बिना किसी तरह का शुक्रिया अदा किए और बिना एक भी शब्द बोले उठकर तेजी से कमरे से बाहर चले गए।